पीपीटी वगैरह में तुम्हारी है क्या? पीपीटी है यदि मान लीजिए अपने ऐसा पीपीटी में बना करके तो वो पीपीटी में क्या होता है, थोड़ा सा लाइटिंग है, मैं अभी लाइटिंग समझ रहा हूँ, कुछ करके समझ जाता कुछ नहीं समझ पाती, ये समझ नहीं आती तो पीपीटी में इतना लाभ मिल जाता है। एक तो लाइटिंग का कंसेप्ट नहीं किया है जी। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्ताव। यदि हम भारतीय संविधान की मोटे मोटे चर्चा करें तो उसमें लगभग 25 भाग हो रहे हैं इस समय, 12 अनुसूचियां हैं और संशोधन भी काफी हो गए हैं। तो उसका पहले से जब वो उसका निर्माण हुआ था वो तभी से ही विस्तृत संविधान की श्रेणी में आता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन विस्तृत यानी कि बड़ा व्यापक श्रेणी में आता है। और जब हम उसको इतने बड़े संविधान को एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या काम करेंगे कि जो संविधान है वो देश के नागरिकों के लिए है, इसके लिए है, नागरिकों के लिए है। तो देश के नागरिकों के लिए तो देश के नागरिक के पास हो सकता है समय ना हो, संविधान पढ़ाई की गई हमारे हित में है, संविधान तो सभी के हित में होता है। तो आप क्या करेंगे क्योंकि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सही बात है ना? जैसे कभी भी आप परीक्षा में पेपर लिखते हो, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो, बाद में निष्कर्ष देते हो ना, तो उस निष्कर्ष से समझ में ये आ जाता है क्योंकि भाई आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो वास्तव में उसके आसपास लिखा है, सटीक लिखा है, उससे अलग लिखा है, उन 2 लाइन 3 लाइन तक खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसकी प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, उसको पढ़ लेना और उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस पर अपने सेशन को कुछ इस तरह से लेकर चलेंगे कि पहले तो कुछ जो मैं अपने आपको दिखवाने के लिए क्वेश्चन बना के लाया हूँ, आप पहले उसे नोट करें। हो सकता है जो ये प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसमें हमारे द्वारा जो क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं ना कहीं आसानी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन नोट करा दूँ जो हमारा एक टॉपिक है प्रियम्बल उससे संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी लिखो मतलब क्वेश्चन लिखवा रहे हो, समझाता रहता हूँ क्वेश्चन को, साथ में लिखवाता रहता हूँ। ये जो हमारी प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, ये किस पर आधारित है? ये आइडिया आया कहाँ से भारत में, या भारत के लोगों ने या भारत की संविधान सभा ने जब इसका निर्माण किया है संविधान का और उसमें प्रस्तावना दी गई है, तो ये प्रस्तावना का जो कंसेप्ट संविधान सभा ने लिया है उसको हम किस मानते हैं, तो उसकी शुरुआत क्या है? आधार उद्देश्य प्रस्ताव। ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? एक संविधान को हमें जो आकार देना है, हमें जो व्यवस्था का नाम देना है, लोकतंत्र स्थापित करना है, समाजवाद स्थापित करना है, गणतंत्र स्थापित करना है, देश के नागरिकों को क्या देना है, मतलब अधिकार, नीति निर्देशक वगैरह वगैरह, जो भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो संविधान बनाया वो बनाया है संविधान सभा ने। और संविधान सभा का जो आइडिया था कि हम अपने देश का किस तरह से संविधान बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी है, तो ये पहले से ही एक आइडिया के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया है। ठीक है? क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके अपना बनाने की कला सीख लो। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं आसान क्वेश्चन की प्रकृति आपको इस लेवल के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा है शायद इसमें ना आए, लेकिन आधार पर आपको पता जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं परीक्षा में जिस लेवल की आप तैयारी करते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आ सकता है, संविधान की प्रस्तावना सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। इस दिन में उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। ये जो 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव अपनाने की डेट है, आपके लिए ये डेट उस पहले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, लिखो एक अधिनियम की प्रस्तावना, एक अधिनियम की प्रस्तावना, ये लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन है मेरे, यदि आप नोट कर लेंगे उसके बाद में डायरेक्ट थ्योरी में आ जाएंगे। उसके उन उद्देश्यों को निर्धारित, उनके एक अधिनियम की प्रस्तावना, उनके उसके उन मुख्य उद्देश्यों को, उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसके प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। यह बात किस मामले में कही गई? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यह बात किस मामले में कही गई? तो आंसर लिखने आएगा इसका, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, इस मामले के अंतर्गत गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले के अंतर्गत ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि आपने क्वेश्चन में लिखी है। तो यहाँ पर आंसर तो सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, आपको ऑप्शन को 4 आने, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब संविधान भारत का लागू हुआ था तो प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। ठीक है ना, ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है। जिस समय भारत का संविधान बना, लागू हुआ, उस समय जो इसकी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, इसकी पूंजी भी कहते हैं, ये उस समय पर संविधान का अंग नहीं थी। ये बाद में केशवानंद भारती का मामला में लिखा हुआ है, उसमें इसको माना गया है इसका शासन का अंग। अगला क्वेश्चन है, किन मूल विचारों पर प्रस्तावना किन मूल विचारों पर आधारित है? प्रस्तावना किन मूल विचारों पर आधारित है? मूल विचार पहला है इसमें आंसर के अंतर्गत संविधान का स्रोत, समझ वाली है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है। दूसरा है
भारतीय राज्य की प्रकृति। और तीसरा है इसके उद्देश्यों का विवरण। उद्देश्यों का विवरण। और नंबर 4 लास्ट इसका अपनाने की तिथि। अभी जो क्वेश्चन आपने लिखा है इसके मूल विचार अगर लाएंगे उसमें आपका मूल विचार पर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसमें हम 4 तत्वों का अध्ययन करते हैं जो ये लिखे हुए हैं। इन 4 में से 3 आपको आ जाएंगे, या इन चारों में से कोई हो सकता है किसी एक को हटा करके किसी दूसरे बात यहाँ लिख दी जाए, सेंटेंस लिख दी जाए। तो ऐसे में आपको वह यह बात पूछी जा सकती है कि या तो यहाँ एक को हटा करके नीचे लिख दिया जाएगा उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर ठीक है, क्योंकि सब बात सही है। या निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें 4 में से किसी को हटा करके जो है कोई अलग सेंटेंस लिखा जा सकता है, लेकिन वो आप कभी कर पाएंगे उसको कि जब इस प्रस्तावना के मूल विचार आपके समझ में आ जाएंगे, आपको जानकारी में होगी। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा इनकी प्रकृति कठिन होती है, क्योंकि इसमें यदि आपको एक ऑप्शन चुनना है और 4 में से एक ऑप्शन सही है या एक ऑप्शन गलत है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हमें सेलेक्ट करना, यानी कि हम सीधा सीधा किस पर जाएंगे, हम अनुमान पर चले जाते हैं। तो अनुमान पर आधारित परीक्षा पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें जो संविधान का स्रोत है, वो पहली बात तो संविधान का स्रोत यही है कि हम भारत के लोग अमेरिका आप मार्केट कहते हैं, जब हम आप से पढ़ाई के क्वेश्चन संविधान में, तो उसमें संविधान का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। अर्थात जो भारत का संविधान बनाया है वो किसने बनाया है, भारत की जनता ने, ठीक है। विस्तार से चर्चा करें। दूसरा है भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य की प्रकृति जो है वो आपकी, जब हम पढ़ते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जो राज्य है वर्तमान समय में, चाहे भारत है या कोई भी विश्व का देश है, वो सभी राज्य हैं। वो राज्य जो अस्तित्व में आए हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस थ्योरी के अंतर्गत हुई, कौन सा सिद्धांत ऐसा जो इसको ये परिभाषित कर दे कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हम क्या काम करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के अनेकों सिद्धांत पढ़ते हैं, देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, युद्ध पर आधारित सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब सिद्धांत हम पढ़ते हैं और उनके आधार पर ये आइडिया लगाते हैं कि सिद्धांत हमें इतने सारे पढ़ लिए। तो हम ऐसा ही मतलब कौन सा सिद्धांत का अपने को ये मानना है कि जिस जो ये सबसे ज्यादा हमें सटीक जानकारी दे सकता है कि राज्य की उत्पत्ति इसके अंतर्गत हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति में जब हम विकासवादी और ऐतिहासिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जो राज्य है उसका विकास हुआ है, और उसका विकास अर्थात राज्य विकास का परिणाम है, इसका धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो जो कि वर्तमान स्थिति है। तो ये सब सिद्धांत हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में। जैसे हम भारतीय स्रोत भी पढ़ते हैं, इसमें विदेशी स्रोत भी पढ़ते हैं। तो फिर जो संविधान के जो उद्देश्य है उनका विवरण, उद्देश्यों का विवरण होता है कि जैसे मान लीजिए संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसा बोलते हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व वगैरह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें यह उद्देश्य का यही है कि सामाजिक आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, ये सब कहने की बात है, इक्वलिटी जहाँ तक हो सके देश के नागरिकों में बनाई जा सकती है। तो किस प्रकार से बनाई जा सकती है, वो भी संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अपनाने की तिथि, अपनाने की तिथि आप जानते हैं संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन कब अपनाया गया था, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 डेट को ठीक है, महीना 26 नवंबर 1999। देश
संविधान बनकर तैयार हो गया था। 299 सदस्य भारतीय संविधान की सभा में थे, कितने थे? 299। और इसके सिग्नेचर दिए थे 283 में 84 का था, तो सही से मैंने भी कहीं पढ़ा है, कंफ्यूज हो जाता है उसको 284 था। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य किसने घोषित किया? लिख लीजिए आंसर। 1949 में संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसमें इस प्रस्तावना का भी स्थान था, इस पर चर्चा की, बनाई गई थी कि हम इतना बड़ा संविधान ना पढ़ पाते, तो उसके 10-12 लाइनों से ये समझ जाएंगे कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? जब आपके संविधान लागू हुआ था उस समय पर ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। 3 में से 2 तो थे, मतलब ये जो आपका पंथ निरपेक्ष है, ये पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था, लेकिन समाजवाद और अखंडता शब्द नए जोड़े गए। तो इसमें लिखो आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब बात आती है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय में प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं थी, इसको सिर्फ इस उद्देश्य के लिए शामिल किया गया था कि पूरा संविधान ना पढ़कर जब समझ छोटे आकार में किस तरह समझ सकते हैं। तो पहला मामला जब आया है, जब इसको घोषित किया कि ये इसका पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, इसकी प्रियम्बल प्रस्तावना। तो इसमें लिखो आप, किस मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, किस मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया, इस मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। नहीं, पहले आप ये लिखो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मामला वो भी बनता है जिसमें इसको अंग माना गया है, संविधान की
तो संविधान का एक मामला ऐसा भी है जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसका आंसर देखो, बेरुबारी यूनियन, बेरुबारी यूनियन बनाम भारत संघ, 1960, 1960, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस समय प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी, लेकिन ये इस तरह का मामला बेरुबारी बनाम यूनियन के मामले में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस मामले के अंतर्गत कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है ना, ये स्थिति क्लियर हो गई। तो आपको इस बेरुबारी को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो बेरुबारी को ध्यान रखना है और दूसरा केशवानंद भारती को अगला क्वेश्चन साहब में लिखूंगा। ये दो मामले ऐसे हैं जो आपके संविधान की प्रस्तावना को ये परिभाषित करते हैं कि संविधान की जो है प्रस्तावना वो अंग है इसका नहीं है। ये मामला डिसाइड करता है आपका ये नहीं है, और जो करता है वो आपका केशवानंद भारती का मामला है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, एस और सी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग या हिस्सा माना है। केशवानंद भारती बना भारत संघ, वो भारत संघ केरल राज्य, ये केरल राज्य संबंधित मामला था। उसके अंतर्गत ये कहा गया डिसीजन, जो बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया था उस मामले के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपना चेंज कर दिया। कौन सी में है ये? 1973 में सर, वो क्षेत्र में है। बेरुबारी 1960 का है, बेरुबारी का जो मामला है वो 1960 का है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो अपने डिसीजन को बदल सकती है। जो मामले, जिस मामले को लेकर के उसने जो पहले डिसीजन दिया है, अपने डिसीजन को बदलने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, हाई कोर्ट उसमें नहीं है। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट से निचले न्यायालय है, चाहे वो सभी के हाई कोर्ट हो सभी राज्यों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो वगैरह, ये सब जो है इसके इनके मानक को निर्धारण करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने यदि डिसीजन ये कह दिया कि बेरुबारी मामले के तहत संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो उससे संबंधित जितने मामले राज्य के हाई कोर्ट में जाएंगे वो सब यही बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, शीर्ष संस्था है। ठीक है ना। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के तहत ये बात कह दी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अर्थात इस मामले को बदल दिया, तो अपने डिसीजन को बदलने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जिस दिन इसने अपना ये मामला बदल दिया, अपना डिसीजन बदल दिया, उस दिन तक सभी राज्यों के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिसीजन लेंगे वो किसका आधार बदलेंगे? फिर इस मामले का आधार। तो एक तरह से नजीर का काम करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, अपने अधीनस्थ न्यायालयों का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं, नजीर का काम करते हैं। नजीर मतलब समझते हैं भाई हाँ, हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है उसने भी इसी मामले को लेकर के ऐसा डिसीजन दिया, हम भी उसी का ही पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, क्योंकि जब आप वो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आप लोगों को पढ़ेंगे ना कभी, तो उसमें 5 प्रकार की रिट है। जो लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है आपका, उसके अंदर 5 प्रकार की रिट है। उन 5 प्रकार की रिटों को आप पढ़ने में समझ में अच्छे से, वो कर ही नहीं सकते उल्लंघन इस तरह का।
ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये मामला कहता है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और ये वाला मामला कहता है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो क्लियर हो गई। क्योंकि ये डिसीजन बाद में आया है, वर्तमान में मान्य है। एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, जब तक, लिखो जो क्वेश्चन लिखो, कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान, कोई भी राष्ट्र या देश का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक वह, कोई भी राष्ट्र या देश का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक वह संप्रभु न हो, जब तक वह संप्रभु न हो। यह किस मामले के तहत कहा गया? यह किस मामले के अंतर्गत कहा गया? सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड, सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड 1989। इस मामले के तहत ये कहने का प्रयास किया गया कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तब तक, कोई भी राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं बना सकता जब तक वह संप्रभु न हो। संप्रभु क्या है? संप्रभुता हम जब पढ़ते हैं तो सब दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाहरी संप्रभुता। लेकिन यदि हम इस सूक्ष्म उसमें समझें तो हम सिर्फ बोलते हैं सरकार की स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं बेटा? सरकार की स्वतंत्रता। सरकार की स्वतंत्रता का मतलब है कि जो सरकार है वो अपना देश के अंदर कोई भी कानून नियम बनाने में स्वतंत्र है। किसी प्रकार का नियंत्रण सरकार पर नहीं होगा। सरकार यदि किसी के नियंत्रण में आकर के काम करेगी तो देश की संप्रभुता या सरकार की संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। और जहां संप्रभुता का जो है इस तरह का मामला बनता है तो संप्रभुता नष्ट का मतलब है, जैसे कह रहे थे ना आत्महत्या, इसी तरह राष्ट्र समाप्त हो जाता है। तो सरकार की जो स्वतंत्रता है वो आंतरिक मामले को लेकर के भी और बाहरी मामले को लेकर के। आंतरिक मामला देश के अंदर के बनाए गए सभी नियम कानून, और बाहरी स्वतंत्रता का मतलब है कि देश की सरकार बिना किसी के दबाव में किसी भी देश से कोई भी संधि समझौता आयात निर्यात व्यापार कर सकती है। आगे भी समझ में आती है। तो किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए देश के आंतरिक मामलों को लेकर के भी और बाहरी मामलों को लेकर के भी। उसको बोलते हैं हम सरकार की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं संप्रभुता। अब यदि सरकार की स्वतंत्रता को मैं यदि संप्रभुता बता रहा हूँ तो उसका अर्थ यह है कि सरकार को चुना किसने? जनता ने। ठीक है। हम ये भी पढ़ाते हैं कि जो संप्रभुता है ये कहाँ निवास करती है। इसका कहीं अपना मकान दुकान कहीं तो होगा जहाँ रहता होंगे, है ना। लेकिन संप्रभुता जो निवास करती है वो देश के नागरिकों में करती है। देश के नागरिकों से ये संप्रभुता चुनाव के माध्यम से जाती है प्रतिनिधि में, और प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद में सरकार का गठन होता है। तो सरकार जब कोई भी कार्य करेगी तो वो बिना किसी के नियंत्रण और दबाव को बिना काम करेगी। इसीलिए इसकी जो है सरकार की स्वतंत्रता कहा गया है। ठीक है, तुम्हारा समझ में बेटा? आपको समझने की कोई चीज समझ में ना आए ना तो आप मुझसे 2 बार 10 बार जितनी बार पढ़ोगे मैं समझा दूंगा। ये ऐसा मामला आया है कि इसने कहा है कि संविधान
कितना महत्वपूर्ण है किसी भी देश की। 89 होते हैं, 89, 1989। इसका अंतर्गत ये भी है कि इसमें सभी कुछ करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस मामले के तहत कि जब देश ने अपना एक संविधान बना लिया और संविधान बनाने के बाद में ये भी डिसाइड कर दिया कि भारत में इस मामले के तहत संविधान है और ये संविधान सरकार को नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता देता है, अधिकार मौलिक अधिकार। तो उसमें सभी कुछ करने से मतलब है कि नियंत्रित और मर्यादित सीमाओं में रह करके आप अपनी स्वतंत्रता का संप्रभुता का जो भी है आप प्रयोग कर सकते हैं। संप्रभुता का आपके पास तब तक रहती है जब तक जब आचार संहिता लग जाती है ना, तो वो संप्रभुता वापस आपके पास आ जाती है। तो जैसे आप वोट डालते हैं तो वो संप्रभुता आपसे निकल जाती है, आपके वोट के माध्यम से प्रतिनिधि में चल जाती है। तो यहाँ स्वतंत्रता का जब हम अधिकार बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब ये होता है आप दूसरों की भी स्वतंत्रता का ध्यान रखें। आप अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे, आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन यदि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो आपकी स्वतंत्रता खतरे में होती है, क्योंकि स्वतंत्रता उस दूसरे व्यक्ति की भी है जिस व्यक्ति को आपने हानि पहुंचे। आचार संहिता होती है आदर्श आचार संहिता की। जब भारत के संविधान में सीधा लिखा हुआ है कि जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव वो प्रत्येक 5 वर्ष का होगा, राज्य की जो विधानसभा होती है उनका चुनाव 5 वर्ष में होगा, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान का चुनाव 5 वर्ष में होगा। तो बेटा जब एक चुनाव की अवधि जब 5 वर्ष समाप्त होने को आती है तो उसमें क्या होता है कि दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। और जब दोबारा चुनाव होते हैं तो जिस दिन चुनाव आयोग अपना एक मार्गदर्शन के रूप में डाल देता है कि इस डेट से इस डेट तक चुनाव होंगे, इस डेट से मतगणना होगी, इस डेट में चुनाव होगी, वोट देंगे और इस डेट में काउंटिंग होगी। ये सब चीजें उसमें आदर्श आचार संहिता होती है और जिस दिन वो जारी होती है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। इस आचार संहिता का मतलब है एक प्रकार से जो सरकार है वो फिर कोई नया कार्य नहीं कर सकती, इसमें कोई नया कार्य नहीं कर सकती, इसमें वही कार्य चलते रहेंगे जो पहले से योजनाएं चली हुई है। कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि यदि इसमें कोई नई योजना शुरू करी जाएगी तो ये मान लिया सरकार चुनाव में अपना प्रचार करती है, अपनी सरकारी मशीनरी का सरकार दुरुपयोग करती है जो कि संविधान के या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ। तो ऐसे में कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है कि ये दिखाने के लिए कि भाई सरकार जो है वोट के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, मतलब वही योजनाएं संचालित होती जो पहले से नहीं, नया कार्य नहीं होता। और इसके ही नियम कानून है, उसमें चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि उसके लिए क्या योग्यता है, क्या उसकी कानून है कि उसके लिए यदि उसका आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया जाएगा तो उसको जीतने के बाद भी निरस्त कर दिया जा सकता है। उसमें जो भी नियम निर्धारित किए जाते हैं उसकी सीमा में रह करके ही आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। और यदि आप चुनाव जीत जाते हैं और आपके द्वारा की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संज्ञान में आया है, वो एकदम से बिल्कुल ये लगा कि हाँ इन्होंने वो पालन नहीं किया, उल्लंघन किया है, तो आप जीतने के बाद में आपको वो निरस्त कर दिया जाएगा। और निरस्त होने के बाद में फिर आपको जो है वहीं आ जाते हैं शुरुआत, बल्कि एक मामला और आपको लग सकता है कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला, ठीक है ना। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है वो अर्धन्यायिक न्यायालय के रूप में काम करता है। चुनाव जीतेगा निरस्त हो जाएगा तो दोबारा चुनाव उसकी सीट पर दोबारा चुनाव हो गए, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, चुनाव तो उसी सीट पर होगा नहीं, या फिर ये मामला चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। हालांकि जब कोई चुनाव का पद खाली हो जाता है उसको चुनाव होता है, चुनाव होता है। जैसे मान लिया 5 साल के लिए कोई चुनाव होगा, कोई कैंडिडेट चुन लिया जाता है और खास कोई आपस में निधन हो जाए तो वो उसमें खत्म हो जाए तो उसका यदि समझ लो 2.5 साल बाद उसके साथ में घटना घटी, 2.5 साल के कार्यकाल है ना, तो उसकी 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव सीट खाली हो जाती है ना, तो उसको दोबारा 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समाजवाद को किस मामले में परिभाषित किया है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने किस मामले में पीठ ने समाजवाद लिखने लगता है। संविधान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समाजवाद को किस मामले में परिभाषित किया है? जो नया शब्द जोड़ा गया था ना 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, उसको किस तरह परिभाषित किया है, किस मामले में परिभाषित किया है, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें लिख लो मिनर्वा मीन्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मीन्स इसके तहत कहा गया है कि राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के आपसी समन्वय के आधार पर लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। ये मामला ये बताता है कि जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है वो देश के लिए इतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, व्यवहारिक का भी है कि भारत में जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता जानते हैं? बताओ सामाजिक असमानता। भिन्न जातियां हैं, समाज में भिन्न धर्म है, कोई छोटी जाति है, कोई बड़ी जाति है, इसमें क्या होता है ना, तो ये क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर सकती है। देश का जो या राष्ट्र का जो निर्माण हम पढ़ते हैं या करते हैं तो उसमें यही है कि राष्ट्र का निर्माण तो राष्ट्र के नागरिकों से होगा ना, और राष्ट्र का निर्माण जब राष्ट्र के नागरिकों से होगा, जब राष्ट्र के सभी नागरिक अपनी जाति को लेकर के गौरवान्वित महसूस करेंगे, एक की जाति छोटी है, एक की जाति बड़ी है, एक का धर्म ऐसा है, दूसरे का धर्म ऐसा है, तो ये क्या होगी बात की जाति धर्म धर्म संप्रदाय वगैरह सभी कहीं ना कहीं राष्ट्र या समाज की एकता को खंडित करना। तो यहाँ पर जितना धर्म कोई हो, जाति कोई हो, ये चलो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें विश्व के दूसरे देशों को देखते हुए हमें अपने अंदर बंधुता का भाव डालना चाहिए। कंधे से कंधा मिला कर चलना पड़ेगा, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाकर के मजबूत समाज बन पाएगा। ठीक है ना? और जब तक ये नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है ना? जब आप राज्य की उत्पत्ति पढ़ते हैं ना तो उसमें 4 तत्वों का हम पढ़ाते हैं। राज्य की जो उत्पत्ति है वो 4 तत्वों से मिलती है। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चित भूभाग, कि सबसे पहले निश्चित एरिया होना चाहिए। दूसरी, यदि आपके पास एरिया है तो उसमें जब तक जनसंख्या निवास नहीं करेगी तब तक उसको राज्य का नहीं दर्जा दिया जा सकता। तो उसमें निश्चित भूभाग होने, इसमें नदियां हैं, पहाड़ है, मैदान है, सब चीजें। उसमें जब जनसंख्या रहने लगती है, नागरिक रहने लगते हैं, तो वो फिर नागरिक का काम करते हैं कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर पर शासन करेगा, अत्याचार करेगा उनके ऊपर। तो ऐसे में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी, है ना? शक्तिशाली के आदेश निर्देश की कानून हो जाएंगे। तो ऐसे में अनुशासन बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का कंसेप्ट लाए हैं। तो तीसरा पॉइंट होगा सरकार। पहला निश्चित होगा, दूसरा जनसंख्या और तीसरा सरकार। सरकार अनुशासन बनाने के लिए अस्तित्व में, और तीसरा नंबर 4 है संपत्ति, जो कि अभी आपको नहीं बताया। यदि 4 तत्व मिल जाते हैं तब जाकर के किसी कंप्लीट राज्य का निर्माण होता है। ठीक है? आप अपने क्वेश्चन बेटा नोट करते रहना, तो आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन और नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में
बेटा मामले बहुत आ रहे हैं प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इतने महत्वपूर्ण है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं आप संविधान ना पढ़ करके सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन इसी तरह से आने हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन तैयार करे हैं, ये मैंने बुकों का भी सहारा लिया है, ये मैंने आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित वो आते हैं भारत टाइप में वर्तमान लेटेस्ट सही मार्गदर्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं हम ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल के वो उसमें न्यायपालिका का ज्यादातर उसमें रोल आ चुका है, क्योंकि इसलिए आ चुका है कि जब संविधान बना था उस समय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन यदि वो संविधान का अंग बनी है तो वो किसकी वजह से बनी है? सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन न्यायपालिका की वजह से बनी है। तो न्यायपालिका का डिसीजन इसलिए महत्वपूर्ण, इसलिए आप लोग जितने में डिसीजन लिखवा रहा हूँ, ये मामले लिखवा रहा हूँ, ये आप हमेशा नोट करना, इसी में से आपको हेल्प मिलेगी। इस मामले में पथनिरपेक्षता की अवधारणा को इस मामले में पथनिरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता के रूप में अभिवर्णित किया गया है। मूल विशेषता के रूप में अभिवर्णित किया गया है। एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, ये मामला है आपका 1994 1994। इस मामले के अंतर्गत एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब है भारत, ठीक है। राज्य का अर्थ है भारत। जो भारत है, जो देश है, जो राष्ट्र है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा? हाँ, उस पंथनिष्ठ को बताऊंगा। अभी आप धर्मनिरपेक्ष, अभी धर्मनिरपेक्ष कोई इस क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्ष, धर्म किसका होगा? राज्य का तो अपना धर्म नहीं होगा, धर्म किसका होगा? उस राज्य में निवास करने वाले नागरिकों। किसका होगा? नागरिक होगा, हमारा और आपका, ठीक है ना। राज्य एक निर्जीव तत्व हो सकता है, उसको सजीव तत्व जो बनाती है उसकी जनसंख्या बनाती है। अर्थात नागरिक राज्य क्या है? भौतिक संसाधन के रूप में है और उसको तब तक सही प्रकार से संचालित नहीं किया जा सकता जब तक उसको मानवीय संसाधन ना डाल दिए जाए उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए जो अधिकार हो, जो धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार है वो किसके लिए है? वो नागरिकों के लिए। अपना राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का धर्म होगा। नागरिक जब चाहे जिस किसी दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, जब तक चाहे उसमें विश्वास कर सकते हैं और जब चाहे उसे छोड़ भी सकते हैं। तो भारत राज्य द्वारा या राष्ट्र द्वारा किसी भी नागरिक पर जबरदस्ती नागरिक धर्म को नहीं थोपा जाएगा, ऐसा मान। इसीलिए जहां धर्म को अपनाना और उसको छोड़ने की स्वतंत्रता उस देश के नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है, उस देश को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। और यदि मान लिया धर्म को यदि पहले से ही राज्य ने डिसाइड कर दिया तो फिर हम धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहेंगे? धर्म सापेक्ष। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कब हुआ था पता है?
1947 1947 में 14 अगस्त को वो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग का दिन मनाते हैं। तो भारत पाकिस्तान में विभाजन हो गया था 15 अगस्त। दो राज्य अस्तित्व में आ गए, एक भारत हो गए, एक हिंदुस्तान हो गए, पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे ही अलग राष्ट्र बना विभाजन के बाद, उसने अपने को धर्म सापेक्ष घोषित कर दिया। धर्म सापेक्ष का मतलब होता है कि जो धर्म है वो राज्य ने डिसाइड कर दिया कि हम जो है इस धर्म के नागरिक को महत्व देंगे या इस देश के नागरिकों का जो धर्म होगा वो ये होगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, पारसी, बौद्ध, ईसाई, कुछ भी है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ धर्म के मामले में राज्य बिल्कुल अपने एक आइडेंटिटी है, धर्म का भाई नागरिक है, तुम्हारा अधिकार है, जिसे चाहो उसे अपनाओ और जिसे चाहो उसे छोड़ो, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, तो वो धर्म निरपेक्ष हो गया। और धर्म सापेक्ष का मतलब है जबरदस्ती राज्य ने आपका धर्म को थोप दिया, ठीक। तो दो राज्य, दो विचारधारा धर्म के मामले में अस्तित्व में आई है, हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष और पाकिस्तान धर्म सापेक्ष। अब जो पंथ निरपेक्ष का आपने कहा ना बताया, मूल संविधान में जब वर्णन किया गया था प्रस्तावना में, वो धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया गया। इस धर्म निरपेक्ष शब्द को बदल दिया पंथ निरपेक्ष। इसमें एक सूक्ष्म अंतर है, जो धर्म निरपेक्ष है वही पंथ निरपेक्ष है। अंतर क्या है इसमें? धर्म के अंदर पंथ होते हैं। क्या होते हैं? धर्म के अंदर पंथ होते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ये कह सकते हैं कि चलो हम सभी लोग एक धर्म के हैं, उदाहरण के तौर पर मान लें। तो क्या हम जब एक धर्म के व्यक्ति हो गए तो क्या हमारी विचारधारा भी एक हो जाएगी धर्म को लेकर के? नहीं हो सकती ना। तो फिर जब हमारी विचारधारा एक धर्म को होने के बावजूद भी एक नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा भी धर्म के अंदर पनप रही है। तो जो हम जिन लोगों की जो विचारधारा हो उसके अनुसार उस धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी को देख लो, वहां दो भागों में बटा हुआ है। कौन से में? शिया सुन्नी में। हिंदू धर्म वो भी बटा हुआ है पंथ में। कौन कौन से में? कोई शैव मत के अनुयायी है, कोई वैष्णव मत के अनुयायी है। इसी तरह से जैन धर्म वो श्वेतांबर दिगंबर बटा हुआ है। बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बटा हुआ है। आपका ईसाई धर्म वो भी प्रोटेस्टेंट और कौन से उसमें बटा हुआ, वो भी मतलब एक पंथ में बटा हुआ है। तो धर्म तो बता सकता एक है, लेकिन वो बटा हुआ वो भागों में। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, यानी कि धर्म निरपेक्षता को विस्तृत रूप देते हुए ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को धर्म की साथ साथ पंथ निरपेक्षता की भी स्वतंत्रता है। अर्थात वो एक धर्म में रह करके वो जिस पंथ को अपनाना चाहे वो उस पंथ को भी अपना सकता है। ये नहीं कह सकते कि यदि तुम्हारा धर्म ये है तो तुम्हें इसी नियम को या इसी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो पंथ की भी स्वतंत्रता इसमें प्रदान कर दी, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता को और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इतना तो निश्चित है, जो धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष। पंथ तो आप समझ गए, धर्म के अंतर्गत यानी कि जो धर्म होता है उसका विभाजन जिन बातों के आधार पर हम देखते हैं, शिया सुन्नी, हिंदू, सहमत, ये वो जो अभी एक चर्चा करेंगे, ये पंथ होता है। तो धर्म की आजादी तो है, पंथ की आजादी, ठीक है। तो इसमें ये इस मामले में यही कहा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त करेंगे। हाँ, अब जो केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य का मामला 1973 वाला एक बात नहीं वाला,
इसमें इसके अंतर्गत जो 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये समाजवाद और अखंडता तो नया शब्द है, लेकिन पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को ही पंथनिरपेक्ष कर दिया गया है। और दूसरा बात यह कही गई है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत संविधान का अंग है। याद है सुमित क्या नाम बताया? विशु। तो विशु कुछ समय में लाया होगा, दोबारा बता दो इधर बेटा आपका बताया होगा। अमर अमन सागर कुछ बेटा तुम्हारा नाम होगा शैली कुछ समय में लाया होगा। तो चर्चा करने अभी बोलने का मतलब है उसमें वर्णन है, जिस चीज का वर्णन है। संविधान का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में है, तो उसमें संविधान में उसका वर्णन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अभिवर्णन। ये शब्दों का खेल होता है। जैसे आप देखो ना इंग्लिश में एक शब्द पढ़ते हो नेचर, और जब हिंदी में पढ़ोगे तो उसको पढ़ोगे प्रकृति, स्वरूप। तो प्रकृति कह दो या स्वरूप कह दो, उनका शब्द का अर्थ एक ही है। इंग्लिश में देखो तो नेचर ही है। तो अभिवर्णन का कोई अलग से रखी है, वो संविधान में उसका वर्णन है, इसलिए इसको अभी वर्णित बोलते हैं। अब है भारत के संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? भारत के संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ये लोकतंत्र का अंतर्गत हम वही बात आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो मैंने शुरू में आपसे चर्चा करी थी कि प्राचीन समय में राज व्यवस्था चलती थी वो राजा के अनुसार। राजा का जो शासन होता था वो एक व्यक्ति का शासन होता था, अर्थात शासन सत्ता में भागीदारी सिर्फ एक व्यक्ति की। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जो शासन किया जाता है वो शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाएगा तो शासन सत्ता में भागीदारी एक व्यक्ति की ना होकर कितने होगी? अनेकों की होगी। तो शासन सत्ता में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लोगों की होने के लिए हम उसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। अर्थात चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी सरकारी काम है, विभाग हो, कोई भी हो, वो जनता के और सरकार के सभी के सहयोग और समन्वय से चलते हैं। सिंपल, इसमें नोट कर लो। लोगों की शक्तियां, आंसर में लिखो इसकी, लोगों की शक्तियां है, नागरिकों की शक्तियां। डैश लगाना लिखो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है लोगों की क्या? नागरिकों की शक्तियां। लोकतंत्रात्मक मतलब उसमें सरकार बनेगी, उसका चुनाव जनता करेगी, तो जनता के हाथ में शासन सत्ता को चुनने का अधिकार है। जनता जिस पर विश्वास करेगी उसको अपना प्रतिनिधि बना सकता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं। राजतंत्र में तो बेटा राजा का पुत्र ही राजा है, वहाँ ऑप्शन नहीं है, वहाँ प्रजा का ऑप्शन नहीं है। प्रजा से निकल जाएगा, बताओ कौन राजा है? वहाँ राजा के लिए अधिकार नहीं है, इसीलिए कहते हैं प्रजा। कभी कभी हम लोग बेटा कभी कभी प्रजातंत्र कह जाते हैं, जबकि सेंस एक ही है, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र